नमस्कार। प्रादेशिक भूगोल की इस वर्चुअल क्लास में बीए भाग तृतीय के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। पिछले वीडियोस में हम लोग प्राकृतिक प्रदेश के बारे में, भूगोल में प्रदेश संकल्पना के बारे में बात कर रहे थे। फिर दूसरी कड़ी में हमने विविध लक्षणों के आधार पर संसार को विभिन्न प्रदेशों में बांटा और हम प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में बात कर रहे थे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश और आर्कटिक प्रदेशों के बारे में बात की थी। आज इसी कड़ी में हम प्रेरी प्रदेश के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर हेमंत मंगल, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। प्रेरी प्रदेश, जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया, ये प्रदेश वे प्रदेश हैं जो 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच मूलतः उत्तरी गोलार्ध में ही पाए जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में भी ये प्रदेश पाए जाते हैं, लेकिन एक पतली पट्टी के रूप में। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के कुछ किनारी भागों में ये प्रदेश पाए जाते हैं। यदि हम समग्र रूप से देखें, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को ही अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जहाँ उत्तरी अमेरिका में हम इन्हें प्रेरी प्रदेश के नाम से जानते हैं, वहीं यूरेशिया में इन्हें स्टेपी प्रदेशों के नाम से जाना जाता है। मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर ये सवाल आता है कि ये प्रेरी, स्टेपी, डाउन्स, वेल्ड क्या हैं। तो ये मूलतः घास के मैदान ही हैं। क्षेत्र के अनुसार इनका नाम है। जैसे उत्तरी अमेरिका में इन्हें प्रेरी के नाम से जाना जाता है, यूरेशिया में इन्हें स्टेपी के नाम से जाना जाता है, अर्जेंटीना में इन्हें पंपास के नाम से जाना जाता है, अफ्रीका में इन्हें वेल्ड के नाम से जाना जाता है तथा ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स के नाम से जाना जाता है। मैं दोबारा स्पष्ट कर दूं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर इन घास के मैदानों के बारे में एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। मैं रिपीट कर देता हूं, उत्तरी अमेरिकी भाग में इन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को प्रेरी प्रदेशों के नाम से जाना जाता है, यूरेशिया में इन्हें स्टेपी प्रदेशों के नाम से जाना जाता है, अर्जेंटीना में हम इन्हें पंपास के नाम से जानते हैं, वहीं अफ्रीका में इन्हें वेल्ड के नाम से तथा ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स के नाम से जाना जाता है। इस मानचित्र की सहायता से मैंने विश्व के अलग अलग घास के प्रदेशों को दर्शाने का प्रयास किया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन प्रदेशों के बारे में जिन्हें बोलते हैं प्रेरी प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रेरी घास के मैदान। यदि हम धरातलीय स्वरूप की बात करें, संपूर्ण प्रदेश धरातलीय रूप में अपक्षय, निम्नीकरण एवं भूमि उत्थान जैसी क्रियाओं के कारण एक अनेक प्रकार की भौगोलिक क्रियाएं और विशेषताओं को समाविष्ट किए हुए हैं। मैं पुनः रिपीट कर दूं, संपूर्ण क्षेत्र धरातलीय रूप से अत्यंत क्रियाशील रहा है, निम्नीकरण और भूमि उत्थान जैसी, जिसका प्रभाव यहाँ की भौगोलिक क्रियाओं और विशेषताओं पर पड़ा है। मूलतः शीत और आंतरिक भागों में अर्धशुष्क जलवायु, शीत ऋतु में यहाँ पर विशेष प्रकार की बर्फीली हवाएं चलती हैं, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में ब्लिचार्ड के नाम से जाना जाता है। ऐसी बर्फीली हवाओं को साइबेरिया में बुरान के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण यदि हम बात करें दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया प्रदेश, जो कि पूरा का पूरा बर्फीला ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, गोबी मरुस्थल में उत्तरी चीन का मैदान एक संक्रमणीय प्रदेश है तथा दक्षिण में
मैक्सिको का पठार है, वो भी एक संगमणि प्रदेश है, वहाँ तक ये भाग विस्तारित है। तापांतर बहुत कम, वर्षा की मात्रा बहुत कम, वर्षा औसतन 45 से 75 सेंटीमीटर, और वो भी अधिकांश बर्फ के रूप में। वर्षा संवहनी वर्षा प्रकार की बर्फीली आंधियों के कारण क्षेत्र का तापमान 0 और 0 से नीचे तक चला जाता है। यदि हम मृदा की बात करें, पूरे क्षेत्र में कई प्रकार की मृदाएँ पाई जाती हैं, जिसमें मुख्यतः पेडाल्फर किस्म की मृदा, जिसमें अपलाक्षण की क्रिया, दोबारा रिपीट कर दूं, अपलाक्षण भी जिसे लीचिंग बोलते हैं इंग्लिश में, क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल है। क्या होता है, मृदा की अलग अलग परतें होती है, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, डी लेयर। वर्षा का जल आता है तो वर्षा के जल के साथ विभिन्न खनिज लवण जो उस परत में मौजूद होते हैं वो नीचे जाते हैं। धीरे धीरे वो लगातार पानी आने से नीचे जाते रहते हैं। एक निश्चित सीमा के बाद जब मृदा की जल सोखने की क्षमता कम हो जाती है और पानी आता रहता है, तो जब पानी ऊपर आता है तो साथ में लवण भी ऊपर आने का प्रयास करते हैं। फलतः जो मृदा की केशिकाएं हैं, सॉइल कैपिलरीज हैं, वो बंद हो जाती हैं। फलतः संपूर्ण क्षेत्र वाटरलॉक्ड हो जाता है। तो इस क्रिया को बोलते हैं लीचिंग या अपलाक्षण की क्रिया। इस कारण से संपूर्ण क्षेत्र की उत्पादन क्षमता अत्यंत कम हो जाती है। इसी धरातली क्षेत्र के शीत मरुस्थलीय भागों में चेस्टनट प्रकार की मृदा की प्रधानता है। चेस्टनट मृदा वह मृदा है जिसमें चूनांश अधिक होता है और जैवांश कम पाया जाता है। यदि प्रमुख वनस्पति की बात करें तो मैंने कहा था मुख्यतया घास प्रकार की या घास प्रजाति की वनस्पतियाँ हैं, जिसमें बफेलो, ब्लू, वीट और ओट ग्रास प्रमुख हैं। जीव संपदा की बात करें तो जीव संपदा युक्त क्षेत्र है जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ये एक प्रेरी रीजन का सॉइल मैप है जो बता रहा है कि यहाँ पर मुख्यतः 4-5 तरह की सॉइल है। ग्रे सॉइल, डार्क सॉइल, ब्लैक सॉइल, डार्क ब्राउन सॉइल, ब्राउन सॉइल। इसकी जो काली मृदा क्षेत्र है ये मूलतः संयुक्त राज्य अमेरिका की कपास की बेल्ट है, जो ओहायो, कैरोलिना, विस्कॉन्सिन, डेलस आदि राज्यों तक फैली हुई है। यह कपास की पेटी है। उसके ठीक ऊपर जो ग्रे और डार्क ग्रे शेल है वो मक्का और गेहूं की पेटी वाली बेल्ट है। ये कुछ फोटोग्राफ है वहाँ की कृषि संपदा को दर्शा रहे। यद्यपि मैंने कहा कृषि संपन्न प्रदेश नहीं है, लेकिन तुलनात्मक रूप से खेती होती है। ये वहाँ की जीव संपदा के बारे में है। जीव संपदा प्रचुर है। पशु संसाधनों में घोड़े, गधे, भेड़िए प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि हम शाकाहारी जीवों की बात करें, भालू, नेवला, ग्रासहॉपर, टिड्डी, हिरन, सेंगा, गाय, बैल इत्यादि प्रमुख है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो डेयरी इंडस्ट्री है, जो ऑस्ट्रेलिया की डेयरी इंडस्ट्री है, वो तो विश्व प्रसिद्ध है। यदि हम आर्थिक और मानवीय दशाओं के बारे में बात करें तो इस संदर्भ में भी यह एक प्रचुर और संपन्न प्रदेश है। पशुपालन इस क्षेत्र की मुख्य आजीविका है। मैंने प्रारंभ में बताया था कि यह क्षेत्र मूलतः उपजाऊ मृदा युक्त नहीं है। पेडाल्फर और चेस्टनट किस्म की मृदा ज़्यादा पाई जाती है, जो उतनी कृषि संपन्न नहीं है क्योंकि जीवांश बहुत कम होता है। तो फलतः यहाँ के जो निवासी हैं उनकी जीवनचर्या में जो आर्थिक जीवन का आधार है वो है पशुपालन। इस क्षेत्र में पशुपालन एक प्रमुख व्यवसाय है।
इन पशुओं का पालन मुख्यतः मांस के लिए होता है। साइबेरिया क्षेत्र, जहाँ पर रेनडियर को वर्ष पर्यंत जो भोजन का प्रमुख आधार है, कैरिगो जो उनकी गाड़ी है, उनको खींचने का काम भी रेनडियर्स करते हैं। रेनडियर की हड्डियों से ये विभिन्न प्रकार के हथियार बनाते हैं और बहुत से औजार भी ये रेनडियर की हड्डियों से बनाते हैं। रेनडियर की खाल का उपयोग ये भोजन या मांस को संग्रहित करने के लिए और अपने तंबू बनाने के लिए करते हैं। रेनडियर की जो वसा है इसका इस्तेमाल ये अपने तंबुओं की लाइनिंग के लिए करते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो तीव्र बर्फीली आंधी चलती है जिन्हें बोलते हैं बुरांस, बुरान की न सिर्फ रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, वरन जैसे ही बुरान किसी क्षेत्र में प्रवेश करती है तापमान तेज़ी से नीचे गिरता है और तापमान 0 से कई बार 20 और 25 डिग्री तक नीचे चला जाता है, -20-25 डिग्री तक हो जाता है। साइबेरिया क्षेत्र जहाँ पर अपेक्षाकृत घास उगाई जाती है, वहाँ पशुपालन उद्योग में विकास की प्रबल संभावनाएं हैं। मांस के अतिरिक्त इन पशुओं का चमड़े के वस्त्र, जूते, बेल्ट, टोपियाँ आदि के निर्माण में भी इनका उपयोग किया जाता है। इस तरह के उद्योग धंधे उत्तरी अमेरिकी क्षेत्रों में विकसित हैं। इसके अलावा उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र एवं ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र के कुछ भागों में पशुपालन के विकास की संभावनाएं हैं और पशुपालन किया जाता है। कृषि की बात करें, वर्षा की न्यूनता से कृषि यहाँ कम होती है, लेकिन यदि उचित सिंचाई की व्यवस्था हो तो यहाँ कृषि विकास की अनंत संभावनाएं हैं। नम वसंत ऋतु में गेहूँ, ग्रीष्म ऋतु उसके पकने के लिए अनुकूल है। उसके अलावा जौ, जई, राई, मक्का इत्यादि खेती की जाती है। यदि हम मानव संसाधन की बात करें, इस क्षेत्र में जनसंख्या विन्यास सतत एवं सरल है। उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम जाने पर जनसंख्या घनत्व में क्रमशः बढ़ोतरी होती है। जब हम उत्तर से नीचे की तरफ आते हैं तो तापमान में जैसे जैसे अनुकूलता होती है, ऐसे ही पूर्व से पश्चिम में जाते हैं तापमान अनुकूलता होती है, उसी अनुरूप जनसंख्या घनत्व में बढ़ोतरी होती है। मुख्यतः यहाँ पर घुमक्कड़ या चरवाहा चलवासी पशुचरण ज़्यादा पाया जाता है। कठोर जीवन में या कठोर वातावरण में काम करने के कारण यहाँ के निवासी कठोर वातावरण के प्रति अनुकूलित हो गए हैं। यदि हम खनिज संपदा की बात करें, उत्तरी चीन का क्षेत्र जिसे बोलते हैं मंचूरिया, वहाँ पर कुछ खनिज पाए जाते हैं। वहाँ का जो आंशान प्रथम और आंशान द्वितीय क्षेत्र है, वहाँ पर लोहा इस्पात के आंशिक भंडार हैं। उसके अलावा कोला भी पाया जाता है। टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका का टेक्सास, ओक्लाहोमा में तेल और जिप्सम के भंडार, अमेरिका के मोंटाना में फॉस्फेट के भंडार, पश्चिमी साइबेरिया की अनेक नदी बेसिनें जैसे येनिसी, ओब में विशाल खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। लेकिन बावजूद भंडार मिलने के बावजूद भी उनका उपभोग हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि अत्यधिक कठोर एवं प्रतिकूल जलवायु। उद्योग धंधों की बात करें तो जो कच्ची सामग्रियाँ खनिज यहाँ मिलते हैं, उसी अनुरूप यहाँ पर उद्योग धंधे विकसित हुए हैं। इस क्षेत्र में मैं पुनः कहूँगा उद्योग के विकास की अनंत संभावनाएं हैं। इस भाग का समरकंद, ताशकंद ऐतिहासिक शहर है। ताशकंद से हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की यादें जुड़ी हैं। ह्यूस्टन, टेक्सास, ओक्लाहोमा खनिज तेल परिशोधनशालाएँ हैं और अमेरिका के प्रमुख शहर हैं। इसके अलावा डेनवर, रोजवेल भी संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख केंद्र हैं जो कृषि यंत्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। वस्तुतः इस शुष्क महाद्वीपीय प्रदेश में भविष्य के विकास की अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन
प्रकृति के कठोर सीमाएं, प्रकृति के कठोर वातावरण ने सीमाएं लगा रखी है। कम वर्षा, उत्तम मृदा का अभाव, ऐसी कई समस्याएं हैं। यदि भविष्य में हम कुछ ऐसे उपाय करें तो यह क्षेत्र पशुचारण के विकास के लिए, पशुओं के पालन के लिए एक उन्नत और आधुनिक केंद्र बनेगा। अतः श्रेणीबद्ध प्रबंधकीय विधि और विकास द्वारा इसके वर्तमान स्तर को बनाए रखा जा सकेगा और खनिज शोषण की यहाँ पर विकास की अनंत संभावनाएं हैं। धन्यवाद।